हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी विथ बिहारी सर में आपका स्वागत है। तो हमारे परिवेश के पदार्थ पार्ट 4 है। तो उसमें जानना है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के बारे में। किसके बारे में? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन समझने से पहले कुछ बात पर गौर करते हैं। तो गौर करते हैं जैसे कि कुछ समानता ठोस में क्या होता है। जब समानता ठोस में क्या होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वह किस रूप में परिवर्तन हो जाता है? लिक्विड के रूप में। किस रूप में हो जाता है? लिक्विड के रूप में। लिक्विड के रूप में हो जाता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसा है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो लिक्विड में परिवर्तन ना होकर बल्कि किस रूप में हो जाता है? वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर हम उस वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो फिर उसी ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी के बारे में जानते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या हुआ कि ऊर्ध्वपातन जो है वह प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन क्या है? वह प्रक्रिया है जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव के रूप में बदल कर ना बल्कि सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जब हम उस वाष्प को ठंडा करते हैं तो पुनः ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर है, कपूर को सब लोग देखे होंगे, उसे जलाए होंगे आप लोग। तो कपूर क्या है? ठोस है। तो उस ठोस को जब हम गर्म करते हैं नहीं जलाते हैं तो सीधे किस रूप में परिवर्तन हो जाता है? वह जलवाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। नहीं वह जल कर क्या हो जाता है? हमारे जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। यदि हम उसको जलाकर इकट्ठा करके फिर से हम उसे वापस ठंडा करते हैं तो वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? ठोस के रूप में। जैसे कि समानता ठोस में क्या होता है, जब हम उसको गर्म किए, क्या किए? गर्म किए, तो किस रूप में परिवर्तन होता है? लिक्विड के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप लोग तो इस प्रयोग से भली भांति जानते होंगे, जैसे कि बर्फ क्या है? ठोस रूप में है। आप उसको गर्म कीजिए, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? जैसे लोहा है, तो उसको हम गर्म करके हम विभिन्न रूपों में बदल देते हैं। किल बना देते हैं, छड़ बना देते हैं, पतले तार के रूप में उपयोग करते हैं। तो उसको क्या किस रूप में करते हैं? तो ठोस को द्रव के रूप में। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जब हम ठोस को गर्म करते हैं, जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो लिक्विड में चेंज नहीं होता है बल्कि किस रूप में चेंज हो जाता है? तो वह जलवाष्प के रूप में चेंज हो जाता है। फिर से पुनः उस जलवाष्प को हम ठंडा किए तो पुनः क्या हो जाता है? उसी ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो आइए देखते हैं ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। तो आपने ऊर्ध्वपातन के बारे में देखा। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तन हुए वाष्प में जब चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कि क्या क्या हो गया? कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या हुआ? जब कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो किस रूप में बदल जाता है? शुष्क बर्फ के रूप में। इस रूप में, शुष्क बर्फ के रूप में। तो आगे देखते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा था अंतरा आणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल पढ़ा था।
अंतरानुक आकर्षण बल में क्या पढ़ा था कि सबसे अधिक अंतरानुक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में होता है। ठोस में क्या होता है? सबसे अधिक। द्रव में क्या होता है? ठोस की अपेक्षा क्या होता है इसमें? कम होता है। और गैस में क्या होता है? नगण्य होता है। क्या होता है? अब जानते हैं अंतरानुक स्थान। अंतरानुक आकर्षण बल क्या हुआ? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हुआ? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? जो पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच, कहने का मतलब जैसे कि पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब पदार्थ है और पदार्थ के छोटे छोटे कण क्या हैं? दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? अंतरानुक आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण क्या है? छोटे छोटे कण एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। और पदार्थ के जो अंतरानुक आकर्षण बल के कारण जो है ये सबसे अधिक क्या होता है? मजबूत होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है। द्रव में क्या है? जैसे कि ठोस में जो होता है कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण है बहुत ही नजदीक होते हैं। द्रव में क्या होते हैं? कहने का मतलब हुआ ठोस के अपेक्षा में पूछे, पदार्थ के कण क्या होते हैं? दूर दूर में होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अंतरानुक आकर्षण बल कमजोर होता है इसके तुलना में। यही कारण है तो हम पानी को हम हिला देते हैं तो क्या हो जाता है? एक दूसरे से टूट जाता है, अगल बगल हिलने डोलने लगता है। लेकिन जो ठोस होता है, ठोस को जब हम खींचते हैं आपस में, परस्पर एक दूसरे को खींचते हैं तो क्या वो खिंचाता है? बिल्कुल नहीं खिंचाता है। तो इससे कहने का मतलब हुआ कि ठोस में क्या होता है? सबसे अधिक, द्रव में कम, और गैस में क्या होता है? नगण्य होता है। आगे देखते हैं अंतरानुक स्थान के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अंतरानुक स्थान, ये अंतरानुक स्थान क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? अंतरानुक स्थान। तो ठोस है तो ठोस के जो कण है परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी कारण तो वह बहुत ही मजबूत है। कहने का मतलब जैसे चीनी है, नमक है, तो यदि हम उसको जल में घुला दिए तो क्या होता है? जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है चीनी या नमक। चीनी और नमक घुलकर कहाँ चला जाता है? वो इंटरमोलेकुलर स्पेस में चला जाता है। जो पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान, रिक्त स्थान होता है, अंतरानुक स्थान, उसमें वह चला जाता है। तो अंतरानुक स्थान ठोस में क्या होता है? कम होता है। ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है। द्रव में क्या होता है? इसके तुलना में अधिक होता है। और गैस में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आगे जानते हैं। तो ठोस के परिभाषा आप जाने थे, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर कितने पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में क्या पढ़े थे? जिसका आकार और आयतन क्या होता था? निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है? द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे आप इस बात को समझते हैं? जैसे कि आप बात को समझिए, 1 लीटर को पानी को हमने लिया, 1 लीटर पानी को लिए हम, तो उसको हम कोई अलग बर्तन में रखें, तो अलग बर्तन में रखे तो वहां भी 1 लीटर पानी ही रहेगा।
लेकिन कोई दूसरा बर्तन में रखे तो जिस बर्तन में रखे वह उस बर्तन की आकृति का हो गया। उसके बाद कोई और दूसरा बर्तन में रख दिए तो कोई दूसरा जो बर्तन को चेंज किए तो वहां पर भी तो 1 लीटर ही पानी है, लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है, उसका आकृति जिस बर्तन में रखे हुआ उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर ले रहा है। तो इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, आकृति चेंज हो रहा है, लेकिन उसका आयतन क्या हुआ, फिक्स है। 1 लीटर के 1 ही लीटर, 1 लीटर के 1 ही लीटर है। तो गैस में क्या, द्रव में क्या हुआ, आकृति क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन आयतन क्या है, सेम। और गैस में तो आप जानते ही हैं उसका आकृति और आयतन क्या होता है, दोनों ही चेंज होते रहता है। तो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। स्केल ऑफ टेम्परेचर के पहले जानते हैं संपीड्यता के बारे में। किसके बारे में, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो जब किसी पदार्थ क्या होता है, जब किसी पदार्थ को दाब बढ़ाकर या घटाकर, क्या करके, दाब बढ़ाकर या घटाकर उसके आयतन को क्या किया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, संपीड्यता होता है। दाब बढ़ाकर या घटाकर क्या किया जाता है, उसके आयतन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे कि ठोस है तो ठोस पदार्थ में आपने पहले ही पढ़ चुका कि जो इंटरमोलेकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। इंटरमोलेकुलर स्पेस सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। तो हम उसमें तो कम होता है, तो उसमें हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाकर या घटाकर उसके आयतन को घटाया बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो यही कहा जाता है कि ठोस पदार्थ जो होता है वो संपीड्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, असंपीड्य होता है। क्योंकि उस ठोस पदार्थ में दाब बढ़ाकर या घटाकर उसके तो आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन द्रव ठोस के तुलना में, द्रव में इंटरमोलेकुलर स्पेस क्या होता है, इससे ज्यादा होता है। तो यह ठोस के तुलना में क्या होता है, संपीड्य होता है। लेकिन गैस है, क्या है, गैस है। तो गैस में क्या होता है, उसमें इंटरमोलेकुलर स्पेस बहुत अधिक है। इंटरमोलेकुलर स्पेस सबसे अधिक किसमें है, गैस में है। तो उसमें क्या होता है, दाब बढ़ाकर क्या किया जाता है, दाब बढ़ाकर गैस के अणु को क्या किया जाता है, नजदीक लाया जाता है। यानी दाब बढ़ाते हैं तो उसमें गैस के अणु क्या होता है, नजदीक आ जाता है। और दाब घटाते हैं तो गैस के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के दूर चले जाते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल के ट्यूब में कम स्थान में अधिक हवा भर दिया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है। उसमें तो इंटरमोलेकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। जब हम उसमें दाब बढ़ाते हैं तो उसके कण जो होते हैं आपस में बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि दाब बढ़ाकर उसके कण को आपस में क्या किया जाता है, नज़दीक लाया जाता है। और घटाते हैं तो क्या होता है, दूर चला जाता है। यही बात है संपीड्यता। तो आइए संपीड्यता की परिभाषा देखते हैं। तो संपीड्यता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। संपीड्यता, जब किसी पदार्थ को आपने संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में समझा। अब आगे देखते हैं ताप का पैमाना, स्केल ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले जानते हैं सेल्सियस के बारे में। किसके बारे में, सेल्सियस। सेल्सियस के बारे में सेल्सियस पैमाना के बारे में। किसके बारे में, सेल्सियस पैमाना।
या इसी को कहते हैं सेंटीग्रेड। क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड पैमाना। सेंटीग्रेड पैमाना इसको कहते हैं CELSIUS, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस पैमाना क्या है? तो सेल्सियस पैमाना में क्या होता है, इसमें हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक होता है कि जिस ताप पर द्रव ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आपने कल पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जल ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो सेल्सियस पैमाना में हिमांक बिंदु किसको, माने जल को ही मानकर सबका हिमांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है। तो जल का जो है हिमांक बिंदु क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में क्या है, इस पैमाना में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पैमाना में क्या होता है, इस पैमाना में हिमांक बिंदु आप समझ गए, जो द्रव ठोस के रूप में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। और क्वथनांक बिंदु कहते हैं जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है। तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक बिंदु कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं, सेल्सियस पैमाना हो गया। आगे देखते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने के बारे में। किसके बारे में, फ़ारेनहाइट पैमाने के बारे में। आपने जाना स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले क्या है सेल्सियस पैमाना। जब पूछ दे जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, जो सेल्सियस से पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यदि और इसे चेंज कर दे फ़ारेनहाइट में पूछे तो इसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा क्वथनांक बिंदु कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि पूछ दे केल्विन पैमाने में तो इसका हिमांक बिंदु कितना होता है 273 केल्विन, क्वथनांक बिंदु कितना होता है 373 केल्विन। यानी कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373, हिमांक बिंदु केल्विन में 373, फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 डिग्री, क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री। यदि इस पर और कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे कि सेल्सियस को चेंज करने का दिया फ़ारेनहाइट में, या सेल्सियस को चेंज करने का दिया केल्विन में, या केल्विन को फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट किसी को किसी में कह सकता है। तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी पैमाना हो, क्या हो, जो भी पैमाना हो, सेल्सियस हो तो सेल्सियस लिखना है, सेल्सियस हो तो सेल्सियस लिखना है, फ़ारेनहाइट हो तो फ़ारेनहाइट लिखना है, केल्विन हो तो केल्विन लिखना है। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं सबके, जो कि उस सब पर लागू होगा, एक्स हो गया, एक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, सेल्सियस सेल्सियस, केल्विन केल्विन, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट।
तो x हो गया, उसके बाद क्रॉस जो भी कहेगी इसको, उसके बाद हिमांक बिंदु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिमांक बिंदु बटा क्वथनांक बिंदु माइनस हिमांक बिंदु। सबके लिए इतना क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक, यानी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सबके लिए लागू होता है। जो सेल्सियस ले रहे हैं तो यहाँ सेल्सियस लिखेंगे, जैसे कि सेल्सियस के लिए ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेल्सियस लिखेंगे। सेल्सियस का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक बिंदु कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? बराबर कांस्टेंट। कहने का मतलब हुआ c/100 बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। सब के लिए कांस्टेंट होता है। यदि फारेनहाइट है तो x की जगह क्या लिखेंगे? फारेनहाइट लिखेंगे। हिमांक बिंदु 32 डिग्री फारेनहाइट। क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फारेनहाइट। फिर से हिमांक बिंदु 32 डिग्री फारेनहाइट बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। केल्विन के लिए भी वही लागू होता है। हिमांक बिंदु बटे बॉइलिंग पॉइंट माइनस हिमांक बिंदु बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। यदि इसको 1 नंबर मान लिया जाए, ये 2 नंबर, 3 नंबर, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। यदि आपको पूछे तो तीनों में रिलेशन क्या हुआ? कहने का मतलब सब जो कांस्टेंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं? c/100 बराबर f माइनस 32/0 180 k माइनस 273/100। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? 1 0 1 0 1 0, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10। तो इसको लिख सकते हैं c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5। आप इसको याद रखिए। यदि सेल्सियस में दिया, यदि फारेनहाइट में चेंज करने का रहा है तो आप इतना से चेंज कर दें। यदि केल्विन में दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में कह रहा है तो इससे कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन देखते हैं। तो सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या है? c/5 बराबर k माइनस 273/5। 5 से 5 क्या हुआ? कट गया। तो c बराबर क्या हुआ? k माइनस 273। यदि आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने कहा तो सेल्सियस की जगह आप मान पुट करो, इसको इधर ला, हो जाएगा। ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, केल्विन बराबर c+273। यदि केल्विन में पूछ रहा है, केल्विन निकालने का रहा है तो सेल्सियस दिया होगा तो केल्विन निकालने का रहा हो तो सेल्सियस का वैल्यू पुट करेंगे तो केल्विन मिलेगा। यदि सेल्सियस निकालने के लिए कह रहा है तो केल्विन दिया हुआ होगा, तो केल्विन दिया हुआ होगा तो उससे सेल्सियस निकलेगा। जैसे कि एक सवाल देखते हैं, 573 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करें। किसमें? सेल्सियस में बदले। 573 को किस चीज में बदले? सेल्सियस में। क्या दिया हुआ है? केल्विन। निकालने क्या कर रहा है? सेल्सियस। इसका इस्तेमाल करेंगे।
C बराबर क्या होता है, K माइनस 273। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 573 में से 273 गया, यानी कहने का मतलब हुआ 300 डिग्री सेल्सियस आया। इसी में देखते हैं जैसे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं। किस चीज में, सेल्सियस में चेंज करें। तो देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे सॉल्व कर इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आइए देखते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसको किस चीज में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो F के जगह क्या लिखेंगे, 98.4 माइनस 32/9। इसमें माइनस करना है, कितना होगा, 6/9। इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 9C बराबर 6.4 गुने 5, तो C बराबर बटे 9 जाएगा, यानी 38 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो हमारे शरीर का ताप कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा।